गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन का आगाज़ एक नई एनर्जी के साथ। ये एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। हम अक्सर एक बात करते हैं कि कल शाम जैसी भी थी आज सुबह एक नया दिन। मेरे साथ है सवीन फारूक, मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। हम इस कैमरे पे अगर शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए ज़बरदस्त। जी क्या बात है जी। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी जाग रहे होंगे और अगर नहीं दिन का आगाज़ हुआ तो हो जाए। वैसे रात इतनी सबकी अजीब गुजरी कि सुबह सुबह, लेकिन देखें जब सुबह की रोशनी होती है तो एक नई किरण होती है, एक उम्मीद होती है। जाहिर सी बात है हम सबको मायूस नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली मायूस नहीं होना चाहिए। हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। एशिया कप उसका फाइनल मैच 41 साल की तारीख में ये हुआ कि पहली बार फाइनल में मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन जो आगाज़ था ना सबीन, स्पेशली अगर हम ये इस अंदाज से इसको देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक जारहाना तौर पर आगाज़, यानी मैं जो इंडियन प्लेयर्स को आउट करने की बात कर रहा हूँ उसका जिक्र कर रहा हूँ कि अभिषेक हों, बाकी प्लेयर्स हों, शुभमन गिल हों, इन जिस तरीके से स्टार्ट में हमने देखा ना कि आउट करने की एक जो बेहतरीन रिवायत कायम कर रहे थे कि कोई 5 रन पे आउट हो रहा है, कोई 1 रन पे आउट हो रहा है, दूसरा भी 1 राउंड पे आउट हो रहा है, तो ये ज़रा एक मोमेंटम अच्छा बना था। उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी क्योंकि ज़ाहिर यही स्ट्रैटेजी थी और यही बात होती रही थी कि हमने इंडियन प्लेयर्स को जल्दी जल्दी आउट करना है, जो कि किया। लेकिन हाँ, उसके बाद ज़ाहिर है फिर लास्ट ओवर में इंडिया ने मुझे ऐसा लगता है बैटिंग में प्रेशर काफ़ी लिया हमारी टीम ने, बिकॉज जब पहला आउट हुआ है तो उसके बाद जो लाइन लगना शुरू हुई, तो आई रियली विश कि हम सेंसिबल क्रिकेट ज़रूर खेलते, हम प्रेशर में आके क्रिकेट ना खेलते, बिकॉज टैलेंट हमारी टीम में है। जब टैलेंट हो और तब परफॉर्म ना कर पा रहे हो सिर्फ प्रेशर की बेस पे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर अफसोस भी हो रहा होता है। तो जाहिर सी बात है हमारी अपनी टीम है और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन रही। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि हम फाइनल्स तक पहुँचे। देखें शुरू से पता नहीं क्या चलता आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप रनर अप हैं, आप फाइनल्स में पहुंचे, तो जरा पॉजिटिव चीजों की तरफ भी हमें देखना चाहिए। यस, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो ड्रॉबैक्स थे तो हम रनर अप कहलाए, अदरवाइज वो ड्रॉबैक्स अगर ना होते तो हमारी टीम से बेहतर कोई टीम नहीं है। अरे छोड़ो जीता या हारा कौन है, ट्रॉफी किसके पास है? ट्रॉफी तो अभी तक ड्रेसिंग रूम में सुने पड़ी हुई है। ट्रॉफी मैनेजमेंट के पास ही है। सो द पॉइंट, अच्छा ये मेरी समझ से बाहर है, ये हर चीज में इतना घुसा गए हैं पॉलिटिक्स को, भारतीय इतना ज्यादा घुसा गए हैं कि जी हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। आपकी अपनी ट्रॉफी थी, आप जीते थे, आपने नहीं ली अगर वो ट्रॉफी, तो इसका मतलब नहीं, जीत तो नहीं, ट्रॉफी वाला जीतता है। जीत तो गए, बट ऑब्वियसली ट्रॉफी जो है वो आपके मुकद्दर में नहीं थी, क्योंकि आपकी जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, मोदी सरकार की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, उसकी नज़र हो गई वो ट्रॉफी। मैं ये ज़रूर कहूँगी एक बड़ा मोमेंट होता है किसी भी टीम के लिए, चाहे वो कोई भी टीम हो, उसको कोई भी प्रेजेंट कर रहा हो, वो रिप्रेजेंटेशन होती है मैनेजमेंट की तरफ से, और वो मैनेजमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन थी। एंड यू सेड कि नो 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 नो, हम पाकिस्तानी किसी मैनेजमेंट से नहीं लेंगे ट्रॉफी, तो नुकसान किसका हुआ? तो ना खेलने आते, इतना ही मसला है तो ना खेलते। फिर कभी कहते हैं पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, कभी कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो शायद कुछ लोग ये समझते होंगे कि इंडियन टीम जीत गई। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ की इंतहा पसंदी जीत गई, वहाँ की मोदी सरकार की पॉलिसी जीत गई, जो कि पूरे मुल्क पर हावी है एंड नॉट जस्ट इन द कंट्री, वो इस खत्ते के लिए नुकसानदेह है। जब एक बात हम करते हैं ना खत्ता, हम बात करते हैं खत्ते में अमन की, तो उसमें ज़रा तमाम स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी होती है। लेकिन इस खत्ते में अमन वाकई बहुत मुश्किल नज़र आता है, चूँकि यहाँ पर भारत है, यहाँ पर मोदी सरकार है, यहाँ पर बीजेपी है, यहाँ पर हिंदुत्व सोच रखने वाली मोदी सरकार है। और इसीलिए हमें हर चीज़ में, वो चाहे फिर खेल हो, वो चाहे फिर उनकी इंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो, वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ नज़र आती है तो वो इंतहा पसंदी नज़र आती है। सो सिर्फ एक एक्शन के साथ हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा था, वो यूं वाला जो था, फिर यूं और फिर यूं था, तो सही तरीके से दोबारा ये और ये फाइन। सो अगर आपने इसकी हजीमत जो उठाई है और उसके बाद हम ना करते, हम आपको मुबारकबाद देते, हम मुबारकबाद दे रहे थे कि बिकॉज ऑब्वियसली हम खेल को, राफेल ने सलामी दी है ना। नहीं देखिए, हम ये क्यों करने पे मजबूर हुए, क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि हमें ऐसा करना पड़ा, बिकॉज करतूत। एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए हमने तो खेल को खेल समझा,
जिस टीम ने बेहतर खेला हमारे लिए, इंडिया की टीम हो कोई भी टीम हो, वो हमारे सामने ओपोनेंट है, वो टीम है, वो क्रिकेट है। हम खेल को खेल समझते हैं, हम खेल से ऊपर सियासत नहीं लेके आते, और ना ही हमें ये सिखाया जाता है, ना हमारे प्लेयर्स को ये तरबियत दी जाती है इस मुल्क के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से। हम जब मैदान में उतरते हैं तो हम खिलाड़ी समझते हैं दूसरे को, बट ये बड़ी अजीब सी बात थी कि जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया जीतने के बाद भी, आई डोंट नो क्या इनसिक्योरिटी थी, आई हैव नो आइडिया कि आप कितने इनसिक्योर थे कि आपने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, और बस वो प्लेयर जो है वो कोई ग्राउंड में लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, पिकनिक का माहौल एक बना हुआ है। मतलब प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? प्रोफेशनलिज्म भी तो एक चीज़ होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। बस ये थोड़ी है कि ठीक है आपकी थोड़ी स्ट्रैटेजी बेहतर थी, आप जीत गए तो आपने अपने आप को सुपीरियर मान लिया। ऐसा नहीं होता। पॉइंट ये होता है कि आप किस तरीके से ग्राउंडेड रहते हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल रहते हैं ग्राउंड में। एब्सोल्युटली ऐसे ही। और अभी हम जरा बात अगर अपनी टीम की कर लें, सो मेरा इस मेंटाली ये व्यू है कि हमारी टीम ने ज़बरदस्त खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन एब्सोल्युटली राइटली सेड बाय सबीन के देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। ऑब्वियसली तभी तो रनर अप आए। एब्सोल्युटली। सो आप ये देखें ना कि एक अच्छा आपको हदफ देना ठीक है, उसमें और बेहतर अगर हदफ देते तो शायद और गुंजाइश हो जाती, बट जिस तरीके से प्लेयर्स को आउट किया, फिर आप ये देखें ना कि आखिरी ओवर तक आप लेकर गए हैं मैच को, दैट क्लियरली शोज कि आपने कितना ज़बरदस्त टफ टाइम दिया है अपनी हरीफ टीम को। सो एनीवेज जी, विश यू गुड लक पाकिस्तान टीम आगे आने वाले इवेंट्स के लिए। मैं ये बात इसलिए भी करूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मोरल थोड़ा सा लो है, ऑब्वियसली चूंकि ज़ाहिर है हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ये जो क्रिकेट है खेल है, लेकिन इसका बुखार सवाल है। हम तो गेम समझ खेलते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट। हमारे पास और बहुत सी गेम्स हैं, उस पर इक्वली फोकस करें। लेकिन अब देखने की बात ये है कि हम ये भी देखेंगे कि आईसीसी किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करती है, बिकॉज ये देखना भी लगता है कि वो मैं यही इसी बात की सोच रही हूँ कि क्या कोई भी ऐसी चीज़ अगर खेल में होती है, क्या अगर कोई अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करता है कि हम फलाने से नहीं लेंगे, बिकॉज ये आपकी चॉइस नहीं है कि आपने किससे ट्रॉफी लेनी है, ये मैनेजमेंट को पता है कि उन्होंने किससे आपको ट्रॉफी दिलवानी है, और आपको प्रोफेशनल रहना है उस पूरे माहौल में। जो अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा इंडियन टीम की तरफ से किया गया है, मोदी सरकार की पॉलिटिक्स की वजह से किया गया है, बड़ी बुरी पॉलिटिक्स की वजह से किया गया है, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? अब जाहिर सी बात है हम सबकी नजरें जो है वो आईसीसी पे। लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता। एनीवेज जी, हम बढ़ते हैं अब एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, करेंगे उस पर बात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक राइजिंग स्टार से अपनी मुलाकात कराते हैं, और आज के इस शो में ये इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम आपको बता सकें, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रख सकें कि पाकिस्तानी क्या क्या कर रहे हैं और किस किस तरह से कर रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे माउंटेनियरिंग की, हम बात करेंगे एक्सपेडिशन की, हम बात करेंगे समिट करने की, और ऐसे में कैसे पाकिस्तानी से अपनी मुलाकात करेंगे जिनका मिशन क्या है, हर कॉन्टिनेंट की जो बुलंद तरीन चोटी है उसको सर करना। तो 7 बरे आज़म और 7 चोटियाँ, जिसमें से 5 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सर कर चुके हैं कामयाबी के साथ। एंड नॉट जस्ट दीज समिट्स, उसके अलावा भी ज़ाहिर उनका एक अपना बड़ा ज़बरदस्त काम है माउंटेनियरिंग को लेके, एज अ गाइड इस एक्सपीडिशन या बहुत से एक्सपीडिशंस को लेकर, कि इस शोबे में किस तरीके से वो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम बात करें साद मुनव्वर की, और अगर हम 2025 की बात करें, सो माउंट एवरेस्ट 8,448 मीटर बुलंद चोटी को तिब्बत की साइड से, यानी शिमाली साइड से उन्होंने सर किया, एंड ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू दैट। इसके अलावा मैंने कहा ना बहुत कुछ और किया, लेकिन इस साल की जो ये एक्सपीडिशन है, आई मीन दैट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, साद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साद आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। साद बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स माशाल्लाह, हर साल का मुझे लगता है आपने बड़ा ज़बरदस्त एक टारगेट सेट किया हुआ होता है। इस साल का बस यही टारगेट था फिलहाल, या अभी 2-3 माह बाकी हैं? मेरे टारगेट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जो पर्सनल एक्सपीडिशन चल रही हैं, कोई प्रोजेक्ट जैसे 7 समिट्स अभी चल रहा है, और दूसरी उससे ज़्यादा जो वक्त जिस पे गुजर रहा होता है वो गाइडिंग का काम है। सो उसमें बहुत सारे ट्रैकिंग की भी गाइडिंग होती है, पीक्स की भी गाइडिंग होती है, और अब मैं पाकिस्तान के अलावा अफ्रीका में तंजानिया, नेपाल, एशिया में, और यूरोप में रशिया, फिर इसको इंशाल्लाह साउथ अमेरिका भी ऐड करने का प्लान है। तो इन तमाम जगहों पर भी बहुत टाइम गुजरता है एज अ गाइड काम करते हुए।
बट 7 समिट्स में, क्योंकि 7 समिट्स में ना सिर्फ पहाड़ चढ़ना एक मेजर इशू है, 7 समिट्स में जो लॉजिस्टिकल प्लानिंग है, वीज़ाज़ हैं, वो भी एक बड़ा इशू है। अब आपने अर्जेंटीना जाना है या आपने अमेरिका जाना है डिनाली क्लाइंब करने के लिए, तो उसकी जो दूसरी प्लानिंग है उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हर साल तकरीबन उसका एक ही एक्सपीडिशन करता हूँ। प्लानिंग एंड देन फाइनेंसेस। यस, फाइनेंसेस, स्पॉन्सरशिप्स, वीज़ाज़, ट्रैवलिंग डेट्स, फिर वहाँ पे लोकल किस गाइड के साथ मिलकर काम करना है, तो उसमें बहुत प्लानिंग में बहुत टाइम चला जाता है। और ऐसे में कभी ये हुआ साथ के घर वालों ने कहा हो साथ किन कामों में लग गए हो, ठीक है हो गया या ना, घर बस वाली ने कहा हो ओके टू बी स्पेसिफिक, बिकॉज ऑब्वियसली बाद में जो है ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, राइट? मेरे केस में घर वाली खुद भी क्लाइंबिंग करती है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके अलावा घर वाले कहते थे, घर वाले तो शुरू में कहते थे, उसके बाद उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा, सपोर्टिव रहे। बट घर वालों के अलावा बाकी दुनिया में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, यानी वो लोग जो उनकी कौन परवाह करेगा। एग्जैक्टली, नोबडी केयर्स, बट स्टिल उनके सामने मैं यही कहता हूँ कि बिल्कुल बस ये आखिरी साल है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह कुछ और करेंगे। बिकॉज देखिए वो लोग भी आपके कोई चाहने वाले ही होते हैं, चाहने वाले ही होते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है ये एक ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग स्पोर्ट्स इसको कहा जा सकता है, तो ऑब्वियसली लोग आपकी केयर करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, वो यही कहते हैं। समटाइम्स केयर करते हैं, समटाइम्स बिल्कुल जिन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता, लाइक एयरपोर्ट पे आप जा रहे हैं, समबडी मीटिंग देयर लाइक कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं सही सो ऐसे भी बहुत सारे ख्यालात, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए हर एक के अपने ख्यालात हैं, हर कोई उसको उस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा होता है, बट स्टिल वी टेक इट पॉजिटिवली बिकॉज लोग हर तरीके से आपकी केयर अपनी अपनी सोच के मुताबिक हर कोई बात कर रहा होता है। अच्छा जी, तो साथ ये माउंट एवरेस्ट जरा ये कहानी सुनाए हमें। एक तो मेरे 7 समिट्स के इसमें शामिल था, क्योंकि एशिया की हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, तो उसमें आता था। दूसरा जो नॉर्थ फेस है वो किसी पाकिस्तानी ने नहीं क्लाइम किया हुआ था, जैसे आपने बताया। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैंने नॉर्थ से करना है। हमारे एक दोस्त है मिंगमा जी, जो नेपाल के मशहूर क्लाइंबर हैं, K2 उन्होंने विंटर में सर किया इस तरह से, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इस साल हम नॉर्थ से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आपने एवरेस्ट का सोचा हुआ है इस साल, तो वाई डोंट यू कम फ्रॉम द नॉर्थ साइड, और आप ऑर्गेनाइज भी हम ही कर रहे हैं, तो आपकी अपनी एक तरह से टीम है, तो आप उधर से आ जाओ। तो काफ़ी डिफरेंट थी नॉर्थ से क्लाइम करना, बिकॉज चाइना और तिब्बत के रूल्स और नेपाल के रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क था, और वो फेस भी करना पड़ा। एंड देन क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अब बहुत ज़्यादा जो है ना पहाड़ पे वेदर बहुत डिफरेंट होता है। और आपने देखा होगा इस साल K2 ब्रॉड पीक समिट नहीं हुआ, G2 समिट नहीं हुआ, K2 समिट तो हुआ लेकिन 2 अमवात हुई, तो चैलेंजिंग काफ़ी था। और स्पेशली नॉर्थ साइड से इसलिए चैलेंजिंग था, कम्युनिकेशन के बहुत इश्यूज़ थे, वेदर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज साउथ साइड पे नेपाल में इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेलीकॉप्टर की सहूलत मैसर होती है, तो आप जब एक्लिमेटाइज कर लेते हैं आप वापस कहीं रेस्ट करने के लिए भी जा सकते हैं। नॉर्थ में ऐसा कोई सहूलत मैसर नहीं है। तो कोई 15 दिन हमने गुजारे 6400 मीटर पे, 5 दिन गुजारे डेथ जोन में, सो काफ़ी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन और K2 का डेथ जोन कितना फ़र्क है? डेथ जोन तो बेसिकली किसी भी पहाड़ पर ये है कि 7500 मीटर से ऊपर वो जगह जब शुरू होती है, तो वहाँ पे अगर हम कुछ भी कोई हादसा नहीं भी पेश आएगा, जस्ट हम वहाँ पे बैठे हुए भी हैं तो भी आफ्टर अ सर्टेन टाइम शायद मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नहीं बनाई गई। जो एयर प्रेशर है, जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं, वो पूरे नहीं हैं। उसके अलावा तो रूट की डिफ़िकल्टीज़ हैं, वेदर की डिफ़िकल्टीज़ हैं। K2 पे बॉटल नेक का जो पोर्शन है उसको बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, बिकॉज वहाँ पे एक हैंगिंग सिराक है, यानी किसी भी टाइम उस सिराक से कोई पोर्शन गिर सकता है, कोई एवलांच ट्रिगर हो सकता है, तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। जो कि एवरेस्ट का नॉर्थ साइड था, इसमें यह है कि जो 3 मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन हैं उसके फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप कहा जाता है, वो रॉक वॉल्स हैं बड़ी स्टीप, वो बिल्कुल डेथ जोन के अंदर आती हैं। 8500 मीटर, 8600 मीटर, 8700 मीटर पे। तो ये उसका एक बहुत चैलेंजिंग बात थी कि जो टफेस्ट पार्ट है वो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहा है। साउथ साइड से ये है कि खुम्बू सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, तो वो उसके लोएस्ट साइड पे आता है, तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा से फ़ायदा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ज़रा मुश्किल है। एग्जैक्टली है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट के मुतालिक चूँकि ज़रा आपने पहले स्टडी भी किया होगा, आपने प्रॉब्ली बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, आपने बहुत से लोगों से गुफ्तगू भी की होगी जब आप प्लान कर रहे होते हैं, और प्रॉब्ली बिल्कुल 11th आवर पे चीज़ चेंज हुई ना कि अब आपने नॉर्थ साइड से जाना, तो उसकी तैयारी उस तरह से शायद नहीं थी, आप मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होते, जो कि आप प्रिपेयर दूसरी साइड से हुए होते हैं। सो वाज दैट अ चैलेंज फॉर यू? 100% हमारा जो अब देखें जो आपकी हालात होते हैं उसी के हिसाब से आपका एक वो बन जाता है माइंड सेट। हमारे केस में ये हमारा स्पोर्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, हम इसी के लाइक पायनियर्स तो नहीं कह सकते, हमसे पिछली जनरेशन आई वुड से पायनियर्स थी, लेकिन हम भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ डेवलप्ड है और प्लानिंग ईजीली हो रही हैं। सो जब मैं वहाँ गया, मुझे लिए तो ये नॉर्मल बात थी कि हमने बस हमारा ये सोच होती है कि ये करना है, एंड ड्यूरिंग द वो होते हुए हम प्लानिंग भी साथ साथ चेकते जाते हैं कि अच्छा अब ये मौका मिल गया तो ये करना है। सिचुएशनल प्लानिंग हो रही है। यस, स्पॉन्टेनियस है हम, आई थिंक एज अ नेशन भी हम काफ़ी स्पॉन्टेनियसली ओपन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं।
जब मैं वहाँ पहुँचा मेरी टीम में बाकी एक अमेरिकी क्लाइंबर था, एक जर्मन क्लाइंबर थी खातून, एक साउथ अफ्रीकन क्लाइंबर थी। तो उनका मैंने जब पूछा कि लाइक जब बातचीत हुई तो किसी ने 1.5 साल पहले बुकिंग करवाई थी, किसी ने 2, लाइक दे न्यू कि किस रूट उसकी रूट वाइज उन्होंने ट्रेनिंग की हुई थी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने रियलाइज किया कि ओके मैं तो बस आई एम वेरी न्यूबी। हाँ मैं तो एवरेस्ट के लिए आया था, बट मैंने ये नहीं सोचा हुआ था कि अच्छा इस रूट में, आई डिडंट इवन केयर मच अबाउट द रूट। आई वाज लाइक ठीक है हम सारा साल ही करते हैं, जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, देख लेंगे। सो बट जब वो बता रहे हैं कि हाँ मैंने तो 1.5 साल से मैं ना उसकी जो पोस्ट मैंने देखी लास्ट, तो उस पर लिखा हुआ था कि 560 days ऑफ ट्रेनिंग डन, नाउ ओनली वे टू गो अप। I was like, okay, I didn't know any 5. Oh my God. तो वो 560 days तो नहीं, 56 hours। ये प्रेशर कैसे आपने डील किया? बिकॉज ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस समहाउ शैटर होता है। हाँ जी, ज़्यादा तो खैर नहीं हुआ शैटर, यही था कि अगेन हमारे लिए नॉर्मल सी बात है कि करना है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई हैव टू अवेल इट, और अगर ये अपॉर्चुनिटी ओके यहाँ से करते हैं। एंड इवन बहुत सारे अगेन आई थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वीज़ा इवन अंटिल द लास्ट टाइम बाकी सब टीम के वीज़ा अप्रूव हो गए, मेरे वीज़ा अप्रूव नहीं हुए। फिर थैंकफुल टू पाकिस्तानी एम्बेसी नेपाल काठमांडू, उन्होंने स्पेसिफिकली मेरे लिए केस बना के चाइनीज़ एम्बेसी से बात की तो उन्होंने मुझे वहाँ से वीज़ा दिया, वरना उन्होंने कहा जी यहाँ से नहीं दे सकते, बाकी पूरी टीम का आ चुका है वीज़ा। तो वो हर स्टेप पे ही चैलेंज आ रहा होता है, आ जाती है। बट जब आपने पहुंचना था कहीं पे, पर ये सारी हिंड्रेंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती हैं, आप कर लेते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन माउंट एवरेस्ट? ये जो आपने बताया डेथ जोन वाला, ही सबसे मुश्किल वक्त था या कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई चीज़? दो आई वुड से। ओके सॉरी, एक तो ये कि 6400 पे जब हम गए तो हमारा ये ख्याल था, बिकॉज 6400 मीटर नॉट द हाइट जहाँ आप रेस्ट करते हैं, यू एक्लेमेटाइज 6500 7000, लाइक साउथ साइड से जब आप नेपाल से क्लाइंब करते हैं माउंट एवरेस्ट तो मैक्सिमम 2 रातें या 3 रातें आपकी मैक्सिमम गुजरती हैं उस साइड पे। आप वहाँ पे एक्लेमेटाइज करके फिर आप वापस आ जाते हैं और उसके बाद आपने समिट पुश पे जाना होता है। तो यहाँ जब हम 6400 पे पहुँचे तो ये उम्मीद थी कि जी किसी भी टाइम समिट पुश का आगाज़ हो सकता है। सो वी केप्ट वेटिंग अंटिल 15 डेज। अब उसमें बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, आप स्ट्रेस्ड भी हैं, आप अच्छा खा भी नहीं पा रहे, आप अच्छा सो भी नहीं पा रहे, ऑक्सीजन भी कम है, आप वेट कर रहे हैं, तो वो बहुत टफ पार्ट था। क्योंकि इन दी एंड ना बॉडी को जब खुराक तो सस्ते मिल नहीं रही तो वो अपना ही मसल खाना शुरू कर देती है एनर्जी बनाने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा वेट भी लूज़ करते हैं, एनर्जी लूज़ करते हैं, एट द सेम टाइम आपको वीकनेस भी ऑब्वियसली उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड आई एम श्योर कि इट मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप थोड़ा सा, वैसे बाकी जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेते होंगे शुएब, बिकॉज अक्सर ऐसे होता है कि डाइट करने वाले लोग जब पूरा दिन अपने आप को फाका करके रखते हैं, खुद फाका करते हैं आई मीन तो उसके बाद ये होता है कि दे नो के वो जो जिस तरह साथ बात करें ना कि आपकी बॉडी मसल कंज्यूम करना शुरू कर देती है, वो एक प्रॉपर फीलिंग होती है, वो एक्चुअली एक फीलिंग होती है और वो आपको एक वीकनेस की फीलिंग थ्रू आउट जो है वो दे रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और ऐसे में जब सर कर ली है माउंट एवरेस्ट, हम अक्सर ये माउंटेनर से सवाल रखते हैं और सबीन के, अच्छा वो जब बिल्कुल सबमिट किया तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? हाँ बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग थी। मेरी एक ख्वाहिश रही है सारी जितनी भी मैंने पहाड़ सर किए हैं कि मैं वहाँ जाके समिट पे अजान देता हूँ, और वो एक पर्सनल ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होती है। तो सारे पहाड़ों पे अभी तक देता आ रहा था, बट मेरे जहन में एक क्वेश्चन था कि क्या एवरेस्ट पे मैं दे पाऊँगा कि नहीं, बिकॉज आई न्यू कि एनर्जी लेवल्स बहुत लो होंगे और टाइम आपने मिनिमम गुजारना है, बिकॉज आप 8848 पे जितना भी टाइम गुजार रहे हैं इट इज़ डेंजरस फॉर योर बॉडी कि आप वहाँ पर रहें। तो इवन अंटिल द लास्ट टाइम मैंने किसी को नहीं बताया हुआ था अपनी टीम में भी कि मैंने ये करना है, बिकॉज आई न्यू कि वो नहीं समझ पाएंगे, कोई भी और मुसलमान टीम में नहीं था, तो उनको वो कहेंगे कि ये क्या बात है, आपने क्यों टाइम ज़ाया करना है, लाइक वी जस्ट हैव टू टेक अ पिक्चर एंड गो बैक, तो वो इस माइंडसेट में होंगे। तो बिल्कुल जब मैं समिट पहुंच गया और मैंने 5-10 मिनट हो चुके थे, पाकिस्तानी फ्लैग के साथ पिक्चर ले ली, फिर मैंने एक टीममेट को अपना मोबाइल दिया, मैंने कहा रिकॉर्ड वीडियो, तो उसको और उसने अभी वीडियो बनाई और मैंने अजान देना शुरू कर दी। अब उस बेचारे के पास ये मौका नहीं है कि वो मुझे मना कर सके ड्यूरिंग द वीडियो, तो वो वीडियो बना रहा है और अजान मैंने दे ली, तो वो मेरे लिए एक बहुत पर्सनली एक बड़ी खुशी की बात थी। माशाल्लाह। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस माउंट एवरेस्ट थिंग, अभी तक जितने भी आपने एक्सपीडिशंस किए हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट इज़ द मोस्ट अनयूजुअल थिंग हैपेंड टू यू ड्यूरिंग योर जर्नी? अनयूजुअल थिंग आई थिंक जो पहाड़ पे एक चीज़ लोगों को नहीं रियलाइज होती है वो है कि मेंटल चैलेंज बहुत बड़ा होता है। फिजिकल चैलेंज, टेक्निकल चैलेंज के अलावा मेंटल स्ट्रेंथ, और स्पेशली जो इस तरह की एक्सपीडिशंस हैं जहाँ आप कट ऑफ हो जाते हैं अपनी फैमिली से। अब ड्यूरिंग दिस टाइम मेरी वाइफ पाकिस्तान में थी, बाकी फैमिली पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम वो पाकिस्तान इंडिया वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब वो इतना स्ट्रेसफुल था बिकॉज मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सिर्फ गारमेंट डिवाइस से अपने घर वालों से बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, एंड एवरी डे आई कीप हियरिंग न्यू अपडेट्स विच आर नॉट वेरी गुड। तो अब मैं वहाँ पे हूँ माउंट एवरेस्ट पे, मैं क्लाइंब कर रहा हूँ, वहाँ पे पीछे से ये अपडेट्स मिल रही हैं, तो इस तरह के जो मेंटल स्ट्रेसेस होते हैं ये भी एक पार्ट ऑफ दी लाइक, क्योंकि एक्सपीडिशंस में हम घर से दूर हैं,
और 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए, 45 दिन के लिए। सो वो जो मेंटल पार्ट है ना अकेले होने का, और आप फॉर मंथ्स फॉर वीक्स आप अकेले हैं, और उसके अलावा भी जो स्ट्रेस है, और स्पेशली जब स्पॉन्सर्स होते हैं तो फिर एडिशनल स्ट्रेस होता है, तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और पॉजिटिव एक माइंडसेट चाहिए होता है इस जगह पे कामयाबी के लिए। अच्छा, उसको कैप्चर करना भी थ्रू आउट अपनी जर्नी को, वो भी बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज जान जोखों का काम ऑलरेडी चल रहा होता है, पहले स्थान ही आ रहे हैं। हाँ, तो उस दौरान जी कैमरा आपके पास होना चाहिए, एंड देन एक्सट्रीम टेम्परेचर में फ़ोन भी नहीं चल रहे होते अक्सर। फ़ोन को भी आपने अपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखना है, तो आपका फ़ोन ऑन होगा। तो ये चैलेंजेस भी अपनी जगह पे, बिकॉज आपने सबमिट कर लिया। हमारे यहाँ मसला भी तो बड़ा है ना, पता नहीं किया है नहीं किया, तो आपको कम से कम जो है दिखाने के लिए भी या समहाउ अपनी मेमोरीज के लिए भी आपको रिकॉर्ड करना होगा। हाँ जी, 2 चीज़ें आपने अच्छा ये टच किया, मैं भी इस पर बताता चलूँ। बिल्कुल, एक तो गार्मिन डिवाइस हो सकती है आपके पास, मेरे पास वो थी, तो मेरे पास वो ट्रैकर पे देख रहे थे लोग कि ये मैं साइट पे पहुँच गया, और वो उसकी स्क्रीनशॉट भी लेके हमने रख ली कि भाई ये 8,848 पहुँच गए, झूठ नहीं बोल रहे। एक मैंने अपनी वाइफ को वहाँ से मैसेज भी कर लिया, तो वो भी एक मैसेज के साथ ना एल्टीट्यूड आता है कि किस हाइट पे बंदा मौजूद है, फिर पिक्चर भी यस आप खींच लें, या और तीसरी चीज़ है कि आपके टीममेट्स और जो लोग पहाड़ पे साथ मौजूद हैं वो गवाही दे सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें का इनफ होती हैं कि जिससे पता चल जाए कि आप समिट पे हैं या नहीं है। उसके अलावा मेमोरीज कैप्चर करने के लिए बिल्कुल अब जब वापस आते हैं तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि आपने वीडियोस कम बनाई हैं, आपने ऐसा करें यूट्यूब चैनल शुरू कर लें, उसमें ऐसी वीडियोस बनाए। बंदा यही कहता है कि भाई उधर से मैं बच के आ गया हूँ, हाँ वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं एवरेस्ट से पहाड़ के ऊपर, लाइक यू आर गोइंग थ्रू, यस देयर आर सो मेनी पीपल हु कुड नेवर कम बैक। सो वहाँ से उनको ज़रा बॉडीज को रिकवर करना, लेकर आना इट्स वेरी चैलेंजिंग, तो इसलिए वो नहीं लेकर आते। एक्सट्रीम वेदर होता है, थोड़ा सा हम इस पे मैं चाहूँगी कि इस बारे में जरूर बात करें, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि लोग बगैर तैयारी के भी चले जाते हैं। वो अब K2 के पर्सपेक्टिव से मैं ज़्यादा ये बात रखूँगी कि वाकई हम इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं, बाद में समझ आती है कि अच्छा वो वेदर सूटेबल नहीं था, मे बी दे वर नॉट ट्रेंड इनफ, या इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ रही होती है जहाँ पर अब सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा होता। सो क्या रीजंस होती हैं, आपको क्या लगता है, क्या माइंड में रखना चाहिए, और आपको उस टाइम पे क्या माइंड में आ रहा होता है कि ये गलतियाँ, व्हाट वेंट रॉन्ग? सो आई थिंक रीजंस तो यही होती हैं कि अभी सोशल मीडिया के दौर में स्पेशली लोगों को लगता है कि ये बड़ा खूबसूरत है, लाइक समिट बहुत अच्छी लग रही है, दे वांट टू गेट दैट ट्रॉफी फीलिंग। मुझे लगता है कि यार हम भी ये समिट करें या बड़ा अच्छा लग रहा है, बट उसके समिट लाइक अभी मुझे करते हुए 13 साल हो गए हैं, 13 साल बाद जाके मैंने एवरेस्ट समिट किया है। सो बहुत सालों की ट्रेनिंग, बहुत सालों का एक्सपीरियंस, एंड देन ये स्पोर्ट ऐसा है, अब क्रिकेट हम अपनी छत पे भी खेलते थे, तो वो आप हर जगह खेलते फिर ग्राउंड, लेकिन माउंटेनियरिंग आप छत पे नहीं कर सकते। आपको साल में 1 या 2 दफ़ा मौका मिलता है। फॉर यंगस्टर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड, वो साल में 1 दफ़ा ही जा पाएंगे। तो उनको ये रियलाइज़ करना होता है कि आपको यू हैव टू डू दी हार्ड वर्क, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पहुँचना होगा, वरना जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। बिल्कुल इसकी आसान एग्जाम्पल ये है कि एक मेडिकल स्टूडेंट हो या अभी उसने शुरुआत की हो, फर्स्ट ईयर उसमें हो, और उसे आप कह दें कि आप सर्जरी करें, तो वो नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन जो लोग इस फील्ड को समझते हैं कि ये तो सिर्फ चलना ही है, तो वो उनको ये गलत फहमी होती है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। उसमें बहुत सारा नॉलेज इन्वॉल्व है, बहुत कुछ आप सीखते हैं। फिर माउंटेनियरिंग में तो टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व है, जैसे किसी का दर्जी का काम है, किसी का बाल काटने का काम है, इट्स स्किल। आपने कभी रॉक क्लाइंबिंग तक नहीं की, वॉल क्लाइंबिंग तक नहीं की, और आप अगर चले जाएं इस तरीके से तो जाहिर सी बात है, टूल्स इस्तेमाल किए, आपको क्रैम्पॉन्स कभी इस्तेमाल नहीं किए, आपने बहुत भी ट्रैकिंग की हो, आपने जब तक क्रैम्पॉन्स पहन के चले नहीं है, तो जब पहली मरतबा पहनेंगे तो इट शुड नॉट बी ऑन द माउंटेन, इट शुड बी ऑन अ ट्रेनिंग सेशन, कि आप वो पहन के 1 हफ्ते का आपने कोर्स किया हो, या आप नोट्स क्या होती हैं, या और बात यह है कि बहुत सारे लोग अब ये समझते हैं कि मैं अपने गाइड के सर पे जा रहा हूँ, मेरा गाइड को तो आता है ना, मुझे नहीं भी आता, इट्स ओके, मेरे गाइड को आता है। उधर वो भी तो इंसान है, ही कैन गेट इंजर्ड, रॉकफॉल हो गया, उसको लग गया। आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजरी वाला, बिकॉज देखें जो सबीन ने पॉइंट रेज किया, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट कि कोई अगर ट्रेनिंग या तो उसने कम ट्रेनिंग की, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग नहीं है, रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत से हमारे माउंटेनर्स जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, उनका एक्सपीरियंस भी होता है, उनके साथ भी हादसात हो जाते हैं। तो हादसा तो फिर कहीं पर भी हो सकता है, वो फिर K2 के रास्ते में भी हो सकता है, और वो फिर श्रीनगर हाईवे में भी हो सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपनी तरफ से सेफ्टी को नहीं, मैं बात करूँ कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बात ये करूँ कि सबीन कोई स्किल्ड के साथ भी तो हो सकता है, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। वो तो अलग बात है ना, हम तो उसकी बात करें जहाँ पर केयरलेसनेस की वजह से वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ ये माइंडसेट भी है कि फलाने ने कर लिया, मैं इतना फिजिकली फिट हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल के नहीं, ये भी ज़रूरी है कि आपने पहले ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है करने का तो आप ज़रूर करें, बट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो फ़ौरन मत पहुंच जाए। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप
स्टेप बाय स्टेप। और इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ट्रेनिंग आपने हासिल कर भी है तब भी आप ये देखेंगे क्या वेदर विंडो है, जो कि जैसे आपने कहा क्लाइमेट चेंज के बाद जिस तरह सिचुएशन चेंज हुई बदल है, गई हैं। अब आपने अगर अपनी जान जो खतरे में डाली तो गलत किया है। फिर आपने आप पहले पूरा समझें उसको, जैसे आपने कहा ना, पूरी आपने एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ये प्लान करना होता है। आप ऐसे तो नहीं चले जाते ना कि बस आपने कहा। और हर चीज़ का बड़ा पर्टिकुलर वो है, यानी हर पहाड़ का उसका किस रूट से जा रहे हैं, किस वेदर में जा रहे हैं, विंटर में जा रहे हैं, और यानी कि आपको ना स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कई हमारे अपने लाइक क्लाइंट्स होते हैं जो पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं और हम उनके गाइड हैं, तो उन्होंने बाकी सारे एस्पेक्ट कर लिए होंगे कि टिकट कितने की है, वीज़ा कितने का है, कितना खर्चा आ रहा है, अच्छा वगैरह वगैरह वगैरह, बट उन्होंने रूट नहीं स्टडी किया होगा, उसके लिए इक्विपमेंट का चाहिए वो नहीं स्टडी किया होगा। तो बड़ा हैरानकुन होता है कि आपने पहाड़ नहीं देखा हुआ, उस पर स्टडी नहीं किया हुआ और आपने प्लानिंग फाइनल कर ली हुई है, तो ये कैसे हो सकता है? सो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि ना एक और चीज़ ये है कि हर अगेन स्पोर्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स, इट इज़ नॉट द इंटायर थिंग। एक चीज़ मैंने सीखी जब मैं पूर्णा पाकिस्तान की हम पहली एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज हमने की 2021 में, अली भाई की वफात के राइट आफ्टर, वो बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था आई थिंक पाकिस्तानी माउंटेनिंग कम्युनिटी के लिए। तो वहाँ आई फेल्ट कि जितने भी माउंटेनियर्स हैं, अगर मैं इनसे 100 मीटर की स्प्रिंट लगाऊं तो मैं शायद सबको हरा दूं, लेकिन वो सब के सब मुझसे बेहतर माउंटेनियर थे। कोई 60 साल का था, वो बिल्कुल देखने में बड़ा स्लो चल रहा था, तो कोई बंदा सोचे कि यार ये तो इतना स्लो, इसने कैसे पहाड़ चढ़ना है, बट उसके पास 30 साल का तजुर्बा था। उसे पता था कि जब वेदर ख़राब होना है तो कैसे सर्वाइव करना है, उसे पता था कि अगर खुदा न खास्ता रस्सी कट जाती है तो मुझे क्या नॉट इस्तेमाल करते हुए नीचे आना है। तो ये सारा इल्म जो है ये बहुत ज़रूरी है माउंटेनियरिंग में। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अच्छा एक और चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है इस चीज़ पे कि ये जो हम क्योंकि प्रिकॉशंस की बात करें, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ बिकॉज हमने ट्रैकिंग के दौरान भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फिजिकली फिट भी नहीं होते और लिटरली वो ट्रैक से वापस आते हैं बिकॉज या फेंट हो जाते हैं उनकी तबीयत, बिकॉज चीज़ों को नहीं सामने रखा जा रहा होता है। ये ऑक्सीजन के बगैर सबमिट करना, ये मतलब आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? मैं पहले आपको पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहूँगी बिकॉज मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, जिस तरह से हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से हम चीज़ें देख रहे होते हैं, स्पेशली बहुत सारे लोग जो कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, फ़र्स्ट टाइम सबमिट कर रहे होते हैं और वो टारगेट ये रख के जाते हैं ऑक्सीजन के बगैर हमने सबमिट करना है। ये चीज़ आप इसको किस तरीके से देखते हैं? फर्स्ट टाइमर्स में तो मैं बाद में आता हूँ। जनरली ये कि अल्पाइनिज्म, जो ट्रू अल्पाइनिज्म है, उसमें तो ऑक्सीजन के बगैर ही सबमिट करना चाहिए। मैं खुद कभी मैंने 8000 मीटर का पहाड़ तो सबमिट नहीं किया विदाउट ऑक्सीजन, बाकी 7000 मीटर तक किए हैं विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ट्रू अल्पाइनिस्ट के लिए, जैसे रायन मैसनर थे, जैसे पाकिस्तान में सरबाज खान हैं जो पाकिस्तान के पहले शख्स हैं जिन्होंने 14 पीक्स किए हैं विदाउट ऑक्सीजन, और दुनिया के भी शायद 15 या 16 हैं। सिमिलरली ऐसे लोग अभी नए भी कुछ आ रहे हैं, साजिद हैं या शिमशाल से कुछ यंगस्टर्स हैं, शाह दौलत हैं, वकार, डिफरेंट लोग हैं जो लोग विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम कर रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब उसकी अगेन फिर अपनी स्टडी है। ये लोग अभी अगर एवरेज सबमिट करना है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग 6000 मीटर से ऊपर एक रात या 2 रात करके फिर सबमिट पुश करते हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में है अगर वो ऑक्सीजन के साथ करें। जो विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं, जैसे सरबाज हैं, ये 8400 या 300 से भी वापस आते हैं, यानी उनकी जो एक्सपीडिशन की प्लानिंग है या एग्जीक्यूशन है वो मच मोर डिफिकल्ट है, मच मोर टेक्निकल है। सरबाज ने जब विदाउट ऑक्सीजन सबमिट किया, ही केम बैक वंस फ्रॉम 8500। सो वहाँ अब आप समिट से 200-300 मीटर करीब हैं, बट वो उनका बहुत डिटेल नॉलेज, उन्हें पता है कि अगर मैंने इस समिट को पुश किया तो वापसी पे कोई हादसा हो सकता है बिकॉज मैं विदाउट, तो उनकी प्लानिंग ही हो रहा है। सो वो जो ट्रू अल्पाइनिज्म वाले लाइन को लेकर चल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, बट हाँ उनको उनकी इसमें कि इन्होंने ऐसा किया है तो अब तो हमें करना ही ऐसे है या मैं ऐसे करता हूँ, फिर चले जाना, तो वो अपने आप को खतरे में डालने की बात है। जी ऑलराइट, आप कुछ ऐड करना चाहती है अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मैं तो बस उनका, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबको पता है। मेरा ख्याल है हमारी जो ऑडियंस है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से जानती है इस बारे से, मुझे कहने की वाकई जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली मैं एक माउंटेनियर के पर्सपेक्टिव से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। एक इंटायरली डिफरेंट है, और जिस तरह आपने कहा कि जिस फिलॉसफी के साथ वो चल रहे हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? अब नेक्स्ट कौन सा अंटार्कटिका? नेक्स्ट 7 समिट में तो मेरी 2 एक्सपीडिशन रह गई हैं, एक नॉर्थ अमेरिका की माउंट डिनाली जो अलास्का में है, और एक माउंट विंसन जो अंटार्कटिका में है। तो उसको इंशाल्लाह 1-2 सालों में प्लान करेंगे। उसके अलावा गाइडिंग के हवाले से भी मैं 2 से 3 दिन के बाद जा रहा हूँ इंशाल्लाह तंजानिया, वहाँ के लिए मंजारो पे गाइडिंग करने के लिए। 2 मरतबा मैं पहले इसको सबमिट कर चुका हूँ।
लास्ट ईयर 4 पाकिस्तानी ख़वातीन के साथ सबमिट किया था, तो वो एक बड़ी अच्छी एक्सपीडिशन थी। अब एक नए रूट से सबमिट करने का इरादा है, तो उसके मैंने 3 रूट्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, अब 2 नए रूट्स इस एक्सपीडिशन में एक्सप्लोर करूँगा, तो फिर 5 रूट्स हो जाएंगे। तो देन काफ़ी उस पहाड़ को जो है ना हमने चेक कर लिया होगा हर साइड से। तो अच्छा, इस ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन एक सवाल जो कि मैंने सोचा था मैं करूँगा आपसे रह गया था, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। माउंट एवरेस्ट की चोटी से भाभी को मैसेज क्या किया था? ये तो भाभी के लिए अगर आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाए और भाभी को क्या मैसेज करेंगे, तो वही मैसेज किया था। वैसे शो आप क्या मैसेज करेंगे? यार ये क्या बात हुई? नहीं वैसे आप बताएं ना, मैं साथ माउंट भी एवरेस्ट हल्का चोटी पे फुल्का बता ही जाऊंगा। देंगे। ऑफ कोर्स वो बड़ा एक मोहब्बत का इजहार होगा। बस मोहब्बत का इजहार ही व्हाट एल्स इट कैन मतलब वहां जाके आपको भाभी याद रहेंगी। आई मीन हर जगह याद वापस घर ही आना है उसके बाद फिर। तो वो जो अक्सर हमने जब हम पूछते हैं माउंटेनियर से, हम कहते हैं आपने सबमिट के बाद क्या फीलिंग थी ना, तो अक्सर वो बताते हैं वो कहते हैं हमें कोई फील नहीं आती, हम पहुंच जाते हैं तो हम सिर्फ अपनी सांस बहाल कर रहे होते हैं, और ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है कि उसमें बड़ा मुश्किल होता है कुछ और सोचना। तो बहुत सारे माउंटेनियर ये बात कर रहे होते हैं। किसी हद तक ठीक बात है, बिकॉज आप जब तक पहाड़ से उतर नहीं जाते ना, तो आपका सारा फोकस जो है वो पहाड़ पे होता है। बिकॉज वो फेमसली सेड के as long as you're on the mountain, you belong to the mountain. Only once you are down from the mountain, then the mountain belongs to you. तो आपको जाहिर है पहले तो नीचे पहुंचना है। मैं जब सबमिट करके 8,300 पे पहुंचा, तो मुझे गारमिन पे मेरी वाइफ ने कुछ दोस्तों को बता दिया था कि सबमिट हो गई है। मैंने कहा था उससे पहले नहीं बताना, बिकॉज वो फिर वेट करते रहेंगे। तो एक दोस्त का मुझे मैसेज आया हुआ था, वही दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन वो बहुत अगेंस्ट है मेरी बहुत सारी एक्सपीडिशंस के, यार ना किया क्या, ये खतरनाक है। बल्कि उसके बड़े फनी कमेंट्स होते हैं जब मैं बताता हूँ ना, यार ये किसी ने नहीं किया, लेट्स से मैं पहला, तो वो कहता है कोई वजह है जो किसी ने नहीं किया, तू चल जाता है भाई। तो इस तरह के, तो उसका मुझे मैसेज आया हुआ था ना कि मुबारक हो, बहुत खुश था वो। उसको मैंने रिप्लाई किया, बट मैं भी डेथ जोन में ही हूँ और मतलब थोड़ा सा भी चैलेंजिंग चल रहा है, तो दुआ का सब खैरियत से हो। उसने कहा छोड़ यार, हो गया डेथ जोन में, हो सबमिट हो गई है, मुबारकबाद ये वो। तो मैंने कहा इसकी सक्सेस और इसकी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है, मैंने तब सेलिब्रेट करना है जब। और ये भी है कि आपको ना टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम्स मंथ्स लग जाते हैं, तो क्योंकि आपने 40-45 दिन सिर्फ फोकस्ड आपका दिमाग, और विदाउट ऑक्सीजन दिमाग बड़ी डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। वो काम डाउन होने में, रिलैक्स होने में, और कि अच्छा क्या हुआ था, मैंने क्या किया है, कि सारा पूरा एनालिसिस करने में, और ये सब का ये ख्याल था। नहीं देखिए, अगर सबमिट पहुंच के आप मैसेज कर रहे हैं, दिमाग तो चल रहा है। हाँ। दिमाग चल रहा है भाई कि घर वापस जाना। मुझे लगता है कि वो जो बहुत सारी मैंने डेड बॉडीज का जिक्र किया ना, उन्होंने मैसेज नहीं किया होगा, तो इसलिए उनकी वाइफ ने उनको वापस नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने कहा बस ठीक है, मैसेज नहीं किया तो सलामत उधर ही रहो। साथ थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और जिस तरीके से आपने माशाल्लाह अपने इस हर कॉन्टिनेंट की चोटी को सर करने के इस मिशन को जारी रखा, तब 2 रह गए इंशाल्लाह, वो भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे। थैंक यू। वहाँ से भी जाके अपने मैसेज जारी करने हैं लाजमी इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा आपकी मुलाकात करवाते हैं एक राइटर से और एक पोइट से। अच्छा, पोइट बोलते हैं या पोइट क्या बोलते हैं? फीमेल पोइट, पोइटस बोलते हैं। ओके फाइन। एक शायरा, आपने अंग्रेजी में बोलना ही एक शायरा हमारे साथ मौजूद हैं। आप उर्दू में बताएं, आप फारसी में बताएं, आप फ्रेंच में बताएं, आप स्पेनिश में बताएं। लेकिन जब मैं देख रही थी उनकी प्रोफाइल ना शुएब, जिस तरीके से बड़े ज़बरदस्त उन्होंने नावल लिखे, सुकून एक नावल का नाम है, उसके अलावा मल्टीपल नावल्स हैं जो कि उन्होंने लिखे हैं। सो वो जब मैं देख रही तो आपके माइंड में एक जो खाका आता है ना, वो आता है अच्छा कोई पता नहीं किस उम्र की खातून होंगी जिनका ये इंटरेस्ट है। और मैंने सुबह जब मैं आया ना, तो मेकअप रूम में जब बैठी थी, मैं सोच रहा, मैंने कहा अच्छा शायद और गेस्ट हैं, मैंने इसलिए कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने प्रोफाइल देखे, मैंने कहा शायद कोई काफी एज कोई है, क्योंकि हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स की बात करें ना, तो उनमें इतना रुझान नहीं नजर आता कि वो पोइट्री की तरफ जाएंगे या फिर राइटिंग की तरफ जाएंगे। किताब से दोस्ती तो हम खत्म ही देख रहे हैं एक तरीके से, बट ऐसे में बहुत सारे ऐसे हमारे यंगस्टर्स भी हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त लिटरेचर में काम करें। और आज एक ऐसी ही खातून से, लड़की से आपकी मुलाकात करवाने लगे। आयशा रज़ाक उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक आयशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आयशा वाकई इस पहले तो इस पे हम चाहेंगे आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मेरे और शुएब दोनों के जहन में जो एक स्केच चल रहा था ना, वो चल रहा था कि एक कोई
40s या 50s में कोई खातून होंगी जो ज़िंदगी का अपना तजुर्बा जो है वो किताब कलम की सूरत में जो लोगों को पेश कर रही होंगी? असल में मुझे लगता है कि राइटर्स बहुत शुरू से ही लिखना शुरू कर देते हैं, उनकी पहचान बाद में जाके मिलती है 40s में। फिर हमें लगता है कि अच्छा वो तो 40s के ही होंगे, 50s के लोग ही लिख सकते हैं। असल में वो बहुत पहले से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको जाने और फिर लोगों तक पहुँचने के लिए उनको फिर काफ़ी अर्सा लगता है। मेरे ख्याल से ऐसा ही है। बाकी राइटर्स तो कोई एज नहीं है, हम जब भी चाहें इसको लिख सकते हैं। जब आपके अंदर पैशन है, क्रिएटिविटी है, तो फिर उसको सामने लेके आना चाहिए। एब्सोल्युटली। आपने किस एज से स्टार्ट किया और कैसे आगाज़ हुआ लिखने का, ये शौक और फिर इसको इस तरह से ट्रांसलेट करना? एज 13 ईयर्स, आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड। मुझे शायरी का शौक नहीं था, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी। बट ये कि शायद जो हमारे आजकल के जो मतलब पोइट्स हैं या उस टाइम पे जो थे वो थोड़ी काफ़ी मुश्किल वर्डिंग में लिखते थे, तो मुझे लगता था कि मुझे याद नहीं आते थे वो वाले शेर। मुझे लगता था कि अच्छा ये तो मैं खुद भी तो कर सकती हूँ, मतलब हर इंसान खुद भी कुछ कर सकता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं भी स्टार्ट करती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर जब वो हमें एक मौका मिला स्कूल में कि हमारा जो है वो काम लिखा हुआ काम वो लोग डाइजेस्ट में या उसमें लिख सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी लिख के लेके आऊँगी। और 2 दिन लगा के फिर मैंने वो पूरी पोइम लिखी कि अच्छा ऐसे करना चाहिए मैंने, तो ये सब। अब तो खैर मुझे वो याद भी नहीं है वाली पोइम कहाँ मेरी लिखी हुई चीज़ें से ज़ाया हो जाती हैं। तो वो मैंने लिखी और उसके बाद जब मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाई, मैंने कहा देखो ये मैंने लिखी हुई है। एंड सम ऑफ देम के वो यकीन भी नहीं किया कि नहीं यार ऐसे मुमकिन थोड़ी ना हो सकता है, ऐसे कौन लिख सकता है। तो मैंने कहा बस मैंने लिख लिया है, ऐसे हो सकता है। तो वहाँ से स्टार्ट किया एंड आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे फ्रेंड्स के और फैमिली की तरफ से ज़रा सपोर्ट मिली। उन्होंने बोला कि अच्छी बात है आपको लिखना चाहिए। वैसे मेरा ताल्लुक़ है वो बेसिकली मेडिकल फील्ड से, मैं मेडिकल की तलबा हूँ। मैट्रिक में आई गॉट अ वेरी गुड मार्क्स माशाल्लाह। FSC मैंने की है और अब मैं एक बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में मेरा अभी MBBS चल रहा है जी। मैं किस ईयर में? मैं MBBS नहीं, मैं न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स पढ़ी हूँ फ्रॉम द बेस्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। तो वो सब यही कहते हैं कि तुम्हारा सब्जेक्ट ही ये नहीं तो तुम ये सब कुछ ये तो हमारा सवाल भी था, आपने सवाल ज़ाया कर दिया हमारा। नहीं बाद में पूछ लिया कि मैं फिर भी जवाब मैं तब जवाब देती। चलो आप अभी मेरे ख्याल इसी फ्लो में जवाब भी दे दें। हाँ, तो मुझसे बहुत सारे मतलब मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि आपको टीचर्स भी हैं, मुझे कहते हैं कि आपको सब्जेक्ट ये है नहीं तो फिर आप ये क्यों कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट में तो हम हर जगह मतलब स्कूल में कॉलेजेस में हम पढ़ते रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कुछ नई चीज़ भी करनी चाहिए। जो आप मेरा ऐसा है कि मैं कोई भी काम देखूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मुझे भी करना चाहिए, बेशक वो मुझे ना आता हो, मैं मतलब बेशक मैं बिल्कुल अच्छी ना हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ट्राई करने में क्या अर्थ है। बाद में मेरे ज़हन में ये ना लग जाए कि काश मैं करती तो मैं अच्छा कर लेती, तो इससे अच्छा मैं करके देख लूँ। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नाकाम हो जाऊँगी तो कोई बात है, खैर है। और भी बहुत चीज़ें जिसमें मैं अच्छी हूँ तो उसमें कोई बात है, खैर है। तो क्या आपकी पर्सनैलिटी में तेज़ी है? मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ बहुत। नहीं, ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जो लोग तेज़ बोल रहे होते हैं उनके बारे में राय भी होती है और ये सवाल होता है उनसे कि शायद आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा कि आपने हर काम जल्दी करना है, आप जनरली हर चीज़ में तेज़ी चाहते हैं, आपका दिमाग बड़ा तेज प्रोसेस भी कर रहा होता है। क्या वाकई आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है? कह सकते हैं, बट मुझे हर काम करने में जल्दी नहीं होती। वो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। मगर ये कि मैं काम शुरू करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इसको ना अब जल्दी खत्म करना है, मैं उस पर ज़्यादा टाइम देती हूँ। उसको ऐसा नहीं कि मैंने जल्दी करके खत्म करना। पर्सनैलिटी में तेजी है और नॉवल का नाम सुकून है। नहीं, सुकून मतलब उसमें अलग बात है ना। सुकून उसके नीचे अच्छा उसमें क्या है ज़रा वो बताएं। उसके नीचे मैंने एक सब हेडिंग कह सकते हैं कि ये शायद दुनिया की चीज़ नहीं है। तो हम इसमें तलाश करते रहते हैं ना कि दुनिया में हम अब मुख्तलिफ काम करते हैं, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारी तारीफ करें, वही करना हमारी तारीफ करें और मतलब कि ये है कि इस तरीके से हमें एक्सेप्ट करें। हालांकि ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं अपने लिए आए हैं, हम लोग अपने लिए कुछ करना है ना। हम चाहे जितना मर्जी कुछ कर लें, मे बी एट द पॉइंट आगे सब लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मेरे नज़दीक सुकून इज़ अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो और उसमें आपको लग रहा है, जब आपको लगे कि यार मुझे इसमें खुशी है, बेशक वो बाकी सब मेरे से ज़्यादा बेहतर भी हो सकते हैं, वो अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। मेरे ख्याल से ये सुकून है। हम दूसरों की तरफ देख के ये ना सोचें कि अच्छा वो उसने इतने मार्क्स ले लिए या वो इतनी आगे चलेगी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो मैं और हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, बट ये भी ज़रूरी है कि बेसुकूनी में ना रहें कि किसी के पास कुछ है, वो चीज़ हसद के जुमरे में आती है। सब्र का जो एक इसमें है एलिमेंट, सब्र कैसे करना है। हम लोग अक्सर शिकायतें भी कर देते हैं कि हमने कोई अच्छा हमें कोई चीज़ की ख्वाहिश की या हमने कहा कि हम टॉप कर लें या हमारा हम ग्रेटफुल भी तो नहीं होते ना। असल हमारा बात ये बड़ा वाली है। मसला, हम ग्रेटफुल नहीं होते कि हमारे पास जो चीज़ है हम उसको उसकी कदर को जाने। हम अक्सर यही सोच रहे होते हैं कि अच्छा नहीं इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये इंसान की फितरत भी है। पर मुझे लगता है जिस दिन आपको ये लगे ना कि मैं सेटिस्फाइड हूँ और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ में मैं खुश हूँ, जो मुझे मिल गया ये मेरे लिए सबसे बेहतर था, उस दिन मुझे लगता है कि आप वाकई में सुकून सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से एक राय भी ऐड करना चाहूँगी कि देखें शुक्रगुजारी ज़रूर होनी चाहिए, जो है उस पर सब्र शुक्र, लेकिन बेहतरी की तरफ जाने की एक लगन होनी चाहिए, गोल आपके सेट होने चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप उस गोल को अचीव कर लें
तो उसमें अल्लाह की शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ने ये चीज़ दी और उस चीज़ की कदर जानना बहुत ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि वो किसी जगह पे होते हैं तो लाइक अच्छा आई हैव एवरीथिंग, तो अब ख़त्म, और वो रुक जाते हैं ज़िंदगी में, वहाँ पे वो आगे एक्सेल नहीं कर पा रहे होते, वो मज़ीद तरक्की की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपके गोल्स होना बहुत ज़रूरी हैं, शुक्रगुजारी के साथ अगले गोल्स की तरफ बढ़ना, आई थिंक ये बिल्कुल गोल्स होना ज़रूरी है, मगर आप बेहतर भी बने। मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को देख के कहें कि मुझे इस जैसा बनना है। आप अपने सेल्फ के बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो। यू शुड कम्पीट विद योरसेल्फ। आपका आज का दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। आपने अपने स्किल सेट को हर रोज इंप्रूव करना है। आप जो कर चुके हैं आपने उससे बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो आपका कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। असल बात यह है कि वो किसी और से तो होना ही नहीं चाहिए, और हसद नहीं होनी चाहिए। वो तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल अपने आप के सेल्फ बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करो, बजाय से कि आप किसी और को देखो और उसको बोलो कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर। मतलब ठीक है आप मोटिवेशन ले सकते हो, मगर ये ना कहो कि मतलब मैं वहां तक पहुंचना है या उसको ऐसा क्यों मिल गया, मैं उससे ज्यादा अच्छा वो चीजें कॉपी करने, अपने कहो कि मैं आज इतना हूं मैं कल से ज्यादा बेहतर होऊंगा। मैंने इतने लोगों को देखा है वो दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में वो अपना आप बिगाड़ देते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बिगाड़ देते हैं, अपनी उनकी कोई आइडेंटिटी रहती नहीं है क्योंकि वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ और बनने के प्रोसेस में अपने आप को खो देते हैं और बहुत टाइम के बाद उनको रियलाइज़ होता है, लेकिन वक्त गुजर जाता है। उन्हें समझना चाहिए ना कि हर इंसान यूनिक है और उसके हर इंसान की अपनी मतलब होनी चाहिए ना, गोल्स होनी चाहिए, अपना देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। और हर इंसान हर काम कर सकता है, इंसान कभी भी नहीं हारता ना, अगर वो कोशिश करता रहे तो वन डे उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा आयशा, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने नॉवेल्स के बारे में भी बताएं। एक तो सुकून है और इसके बारे में आपने बताया, इसके अलावा कौन से नॉवेल्स हैं जिनके बारे में आप बात करें? एक मैंने नॉवेलेट लिखा है कुन फयकुन। बेसिकली उसमें एक ऐसा है कि एक मुल्हिद के बारे में स्टोरी है जो मतलब ये मतलब करता है कि ओके आई डोंट बिलीव कि देयर इज़ अ पावर जो कंट्रोल करती है पूरे वर्ल्ड को या इस तरीके से। एंड फिर हर चीज़ के पीछे बैक स्टोरी होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ जाए वो कह दे कि मैं तो यकीन नहीं करता, वो क्यों नहीं यकीन करता, उसके पीछे बैक स्टोरी है। एंड नो वन ट्राइज टू नो कि उसके पीछे बैक स्टोरी क्या है। हमें उन पर तनकीद करना ज़्यादा आसान लगता है जैसे कि हम पूछें उससे या अपना उस पर वक्त लगाएं। तो उसमें ये कि एक वो जो मुल्हिद है वो फिर उसको कोई दूसरा बंदा एक समझता है कि वाकई में कि ही हैज़ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है इसके साथ जब वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो पहले उस चीज़ को मतलब करें कि अच्छा ठीक है ये हुआ है, उसने ये चीज़ खोई है, उसको इस चीज़ का मसला है, और फिर उसको गाइड करना। आप उसको कभी भी किताब ना पकड़ा देंगे पढ़ लो उसमें तुम्हारे सारे जवाब है, जवाब ऐसे नहीं मिलता। हम ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से लेते हैं ना कि ठीक है हम लोगों के सामने वैसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि अगर शुक्र गुजारी का कोई एक्ट है या कोई अमल है तो नीयत एक अलग चीज़ है। हम उसको करके दिखा रहे हैं ना सबके सामने कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और वो देखेगा कि वो बंदा कहेगा कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, अच्छा ये क्यों कर रही है ऐसे। फिर वो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, फिर हम बताते हैं कि चूंकि हम अल्लाह ने हमें अता किया तो हम शुक्र अदा करें, इस वजह से कर रहे हैं। तो फिर वो भी सवाल पूछते हैं अपने कि ऐसा क्यों है। जो भी मैंने बहुत सारी रिसर्च भी की है इस चीज़ पे कि अगर ये सवाल कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या जवाब दूँगी उसका। तो फिर जाहिर सी बात है मैंने चीज़ को सर्च किया कि अच्छा फिर मुझसे ये पूछ रहे तो मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। तो फिर मैंने जाके गूगल पर सर्च किया, काफ़ी स्कॉलर्स की मैंने सुनी कि अच्छा ऐसे 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 है कि वो जो लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला सबको मतलब हदायत क्यों नहीं देता, या फिर मतलब ऐसा क्यों है। उन्हें पता है कि अगर ऐसे लोगों ने बुराई करना है तो फिर वो बाद में उन्होंने जहन्नुम में ही जाना है, तो वो क्यों पैदा करते हैं। तो फिर इस तरह के सवालों के जवाब आई थिंक यूथ को भी चाहिए होते हैं ना कि अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं करते। तो उसमें है कि जाहिर सी बात है अगर आपका वालिदैन या आपकी अम्मी है वो आपको बचपन में चलना सिखाती हैं, उन्हें पता है कि आप किसी बार में जाके गिर भी सकते हो, लेकिन मैं वो सिखा रही हूँ आपको और आप बाद में आपके अपने कंट्रोल में कि आप किस तरीके से उसे करते हो। आप गिरना चाहते हो, आप वापस खड़ा होना चाहते हो, तो अल्लाह ताला भी तो ऐसे मैंने आपको कहा है कि आप ठीक है मैंने आपको एक चीज़ दी है, अब आपके ऊपर फ्री विल है। सबसे बड़ी आपकी कह लो कि प्रॉब्लम या कह लो आपकी आजमाइश फ्री विल है। अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस रास्ते को चूज़ कर रहे हो। तो फिर उसके बाद जब आप फ्री विल, ये हमारी जब फ्री विल हम चूज़ करते हैं अपनी मर्जी से कि अच्छा हमने बुराई की तरफ जाना है या अच्छाई की तरफ जाना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है हमने, तो वो फिर इससे हम हर चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते किस्मत में लिखा था तो हो गया, या हमने खुद भी कुछ किया। हमारे अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अक्ल दिया और फरमाया है कि अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अपनी अक्ल को, फहम को इस्तेमाल करें और सवालों का जवाब तलाश करें। सवाल करना बुरी बात नहीं है, अक्सर हम कोई सवाल कर ले इस तरह का तो हम कहते हैं कि ये तो कुफर का सवाल है, ऐसा सवाल क्यों कर लिया, ऐसे। ये तो बड़ा मसला है हमारा कि मज़हब को लेकर स्पेसिफिकली हम लोग सवाल नहीं कर रहे होते। थोड़ा इनटॉलरेंस का माहौल भी है जिसमें हम ज़रा डर भी गए हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारे किसी सवाल के बाद रिस्पांस क्या आएगा। ऐसे बहुत से वाक़यात हमने देखे हैं। रिस्पांस ही तो नहीं आता, रिएक्शन आता है, और ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि जब तक
और इसीलिए तो देखिए ना, हम बहुत सारी चीज़ों में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, बिकॉज आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा और आपको क्लैरिटी डिस्कशन होगी एटलीस्ट, उसमें डिफरेंट ओपिनियन सामने आएगा, यस पर्सपेक्टिव सुनने को मिलेगा। लेकिन वेरी राइटली सेड कि हाँ, ये जो सवाल करना इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ वो जो माहौल है उस पर काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट करें कि अगला बंदा कोई भी सवाल कर सकता है। जो आपने आगाज़ में बात की ना नॉवलेट की, एक मुल्हद की बात आपने की, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी कि वाकई हम बैक स्टोरी पे नहीं जा रहे होते, हम सतही बात पर रिएक्शन देना जानते हैं, हम उस पर अपना ओपिनियन देना जानते हैं, लेकिन हम उसकी एक बैक एंड पे जाने की कोशिश ही नहीं करते। ये भी बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ के, जहाँ पे हमें कोई कोशिश करनी पड़ती है, जहाँ पे एफर्ट लगानी पड़ती है, जहाँ वक्त लगाना पड़ता है, जहाँ एनर्जी लगानी पड़ती है, वहाँ पे हम ज़रा ठुस हो जाते हैं कि नहीं, ये तो करना ही नहीं, चूँकि हमने यहाँ से अपने आप को बंद कर दिया हुआ है, यहाँ से भी खैर बंद कर दिया हुआ है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमें इस पर बात भी करनी है। तो अब शायरी की तरफ भी आते हैं। उर्दू की शायरी ही आपने ज़्यादा की है, बल्कि उर्दू की ही की है, तो शायरी किस सिन्फ क्या रखी है आपने, किस पे ज़्यादा काम किया? और जैसे मैंने अपने शुरू में बताया कि इश्क हकीकी, और मुझे माशरती जो माशरे के अंदर प्रॉब्लम्स है, मैं उनको ज़्यादा देखती हूँ, जो कि मैंने इस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से खैर, और मैं गुड लिसनर भी, तो मुझे लोगों को सुन के अच्छा उनका मसाइल को सुनना, फिर उनको बाद में बताना कि अच्छा ऐसे करके, अगर वो मुझसे मशवरा मांगे तो बताना अच्छा है, मांगे तो ही देना चाहिए मशवरा। तो मतलब इस तरह के टॉपिक्स पे गया, बिकॉज मैंने अक्सर देखा है कि लोग ना फेसेस के बेस पे बहुत जज करते हैं, जो आजकल बॉडी शेमिंग और सब चीज़ें बहुत आ रही है ना, कि अच्छा वो ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, या वो पतला है, वो मोटा है, वो चीज़ें हैं। अगर किसी लुक वाइज अगर हम देखें ना कि किसी बहुत ही वाइट पर्सन ने कोई काम कर दिया और एक कोई बंदा है वो थोड़ी लो क्लास से है, या फिर वो जो है वो नहीं अच्छा प्यारा नहीं है, एक हम मिलीमीटर में बोल देते हैं, तो फिर वो क्या अगर उसने गलती की तो उसको फिर प्रॉपर्ली उसको भी मतलब करेंगे कि आपने क्यों किया, आपकी गलती है, इस तरीके से। और वो जो ज़रा हसीन होगा तो उसको कह देंगे कि ये तो ऐसे नहीं कर सकते, चलो ऐसा किया भी होगा तो चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, वो यहाँ पे इस दुनिया के अंदर हम देखें ना कि वो सब चीज़ें कर जाते हैं, सब कुछ चीज़ें बाद में उनकी गलतियाँ भी माफ़ हो जाती हैं, सब कुछ होता है, मगर एट द एंड जाना हमने सब ने है, अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, तो तब हम क्या जवाब देंगे? नहीं, और हम सब बराबर हैं। देखिए, हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हम सब बराबर हैं, और इक्वालिटी का दर्स हमें हमेशा दिया गया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें बार बार यही चीज़ सिखाई गई है, बताई गई है। जो हजतुल विदा है उसकी बात की जाए तो उसमें भी बहुत स्पेसिफिकली इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि किसी को भी किसी पर बर्तरी नहीं है, और स्पेसिफिक करके बताया गया है, एग्जाम्पल्स दे के बताया गया है। सो आई थिंक ये तो इस तरह के डिफरेंसेस होने भी नहीं चाहिए। और आप ये सोचें कि जिस शख्स को आप बुरा कह रहे हैं वो अल्लाह के कितने करीब हो, और आप अल्लाह के बनाई हुई मखलूक को इस तरीके से कह रहे हैं। आप वो कहते हैं ना कि आप जब बुराई करते हैं तो आप तस्वीर की बुराई नहीं कर रहे होते, आप मुसव्विर की बुराई कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को क्या कह रहे हैं, किस इंसान को क्या कह रहे हैं। सो ये कहते हैं ना कि पहले क्या तो लो फिर बोलो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पहले हर जगह आपका ओपिनियन वाकई नहीं देना ज़रूरी होता। हमें मेक श्योर करना है कि हम एक ठीक बात कर रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, और किसी की दिल आज़ारी उससे ना हो रही हो। आयशा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ी प्यारी आपने बातें की, बड़ी ज़बरदस्त हमारी डिस्कशन रही। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। हाँ, इकबाल का शेर पढ़ लेते हैं, वही कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पर। लेकिन अपना भी तो कुछ सुनाए ना, ऐसे तो नहीं होगा। मैं फिर मोबाइल यूज़ कर सकती हूँ, मेरी पूरी पॉइंट है, इंशाल्लाह वो जल्द आपको एक बेस्ट ऑफिशियल इस पे मिल जाएगी। ओके, ज़बरदस्त। हमने कहा कि अब शायरा मौजूद हैं तो उनकी शायरी भी तो सुनी जाए। बिल्कुल। आप जब तक आराम से शायरी निकालिए, और ये बड़ा अच्छा होता है हमारे सेगमेंट्स में जब हम शायरी की बात कर रहे होते हैं या हम नसर की बात कर रहे होते हैं। जो भी स्टेज में लिखना है बड़ी बात देखिए, फोकस रखना बड़ा पॉइंट पढ़ लूँ जो ये पूरी पॉइंट है। तलाश मकाम। ओके। तलाश माजी में वो भी खो गया जो था हाल का बयां, फिक्र मुस्तकबिल में गुजर गए सब लम्हे रायगा। ये दुनिया भी क्या चीज़ है ए नादा इंसान, हर शख्स के दो रूप है, हर इंसान है परेशान। नज़र आता है जो वही अक्सर होता है धोखा जहाँ, चेहरों पर सुकून अंदर शोर का एक गहरा समा। कोई कल की फ़िक्र में कोई माजी की ज़ंजीरों में कैद, कोई कल की फ़िक्र में है हारा। जो लम्हा है वही ज़िंदगी है मगर हम सब हैं अनजान। कट गई है ज़िंदगी ना हासिल हुआ कोई मकाम, ना खुद से है शिकवा ना है तकदीर पर कोई इल्ज़ाम। यही सच है यही फसाना यही बेनाम सा अंजाम, हम ही थे वो राही पर रह गया अब खाली मकाम। वाह,
जबरदस्त, क्या बात है कमाल, जी, कमाल बड़ा प्यारा आपने ये लिखा है और आई एम श्योर कि और भी बहुत सारी आपकी क्रिएटिविटी होगी जो कि अभी ऑब्वियसली वक्त हमारे पास मुख्तसर है तो हम नहीं शो कर सकते, बट थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड आई एम श्योर कि आप दोनों फील्ड्स में बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह। हम बढ़ते हैं अब एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज अमराज़े कल्ब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपके दिल का हाल कैसा है? मेरे दिल का हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मेरा हमेशा चिल रहता है माशाल्लाह। दिल का हाल अच्छा रखना भी चाहिए। दिल में एक तो ये होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादातर कनेक्टेड आपकी मेंटल हेल्थ से होती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। दिल का आलमी दिन है तो आपका दिल भी तो देखे ना, आपका दिमाग अच्छा रहेगा तो आपका दिल अच्छा रहेगा, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, वरना हर चीज़ देखिए ना, हर इमोशन जो है जब आप फील करते हैं तो वो आप कहते हैं मेरा दिल दुखा, मेरा दिल डूब गया, मेरा दिल टूट गया। आपको भी ये कहना चाहिए ऐसे दिल ही नहीं रखते जो टूटे, ऐसे होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, ये एक इमोशनल पर्सपेक्टिव तो हमने ज़रूर रखा, बट एट द सेम टाइम आजकल के लिहाज से हम देखें तो हमने वाकई इस साल की अगर बात करें काफ़ी सारे लोग खो दिए, और जब पता चलता है कि डेथ की रीज़न क्या है तो कहा जाता है हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, ये हम बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे होते हैं। और फिर जब उनको उस केस को स्टडी किया जाता है या बैकग्राउंड पता करने की कोशिश की जाती है तो यही चीज़ सामने आ रही होती है कि लाइफस्टाइल बेहतर नहीं था, जंक फूड खाया जाता था, जो है वॉक नहीं करता था वो शख्स, या फिर उसकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं थी, बैलेंस डाइट नहीं थी, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था वो इंसान। हम ये बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, तो बैकग्राउंड जब भी हम देखते हैं या ये चीज़, या अक्सर हम शोएब ये कहते हैं रियलाइजेशन भी तो नहीं होती ना, अक्सर जब बात कर रहे होते तो बात सामने यही आ रही होती है कि वो तो बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन लाइफस्टाइल आपका उस तरफ आपको लेके जा रहा होता है, यू डोंट नो कि आप इस तरफ जाते तो हमें क्या करना चाहिए जब ये सवाल हम सामने रखते हैं? तो ज़रा बुनियादी तौर पर तो हम किसी डॉक्टर से सवाल कर रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, हमारे खाने पीने की रूटीन क्या, वो तो मेरे ख्याल अब हम सबको रट गया, लेकिन बात नहीं है ना, यही मेरी बात, लेकिन हम अमल करना नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि हम इसको एक डिफरेंट अंदाज से सेगमेंट प्लान करते हैं। सो हमने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर मदऊ किया है कि जिनकी हेल्थ एंड फिटनेस पे हम बिल्कुल ये सवाल रखेंगे कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, पूरे दिन की रूटीन क्या होती है। चूँकि माशाल्लाह जब हम उनकी एज की बात करते हैं, मैं एज बताए बगैर आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने कायद आज़म को भी देखा हुआ है माशाल्लाह, वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं माशाल्लाह, 12 साल के थे, 12 साल के थे, हाँ, और उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है, पाकिस्तान में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अपनी ज़िंदगी में भी फॉर श्योर उन्होंने देखे हैं। बाबाए नेवी के नाम से इनको जाना जाता है। वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम साहब की हम बात करें, 1965 और 1971 की जंग में भारत के ख़िलाफ़ बहादुरी के कारनामे भी उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, वॉर हीरो हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुपर फिट अहमद तस्नीम साहब को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। ज़बरदस्त। सर नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ते में मैं नॉर्मल जो खाता हूँ, ओके, थोड़ा सा फ्रूट खाता हूँ, ठीक है, फिर दलिए में मैं ये ग्रेन्स डाल के खाता हूँ, बस दैट्स ऑल। तो सर ये आपका नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल नाश्ता कंसीडर होता है, क्योंकि यहाँ जब तक पराठे ना हो ना, देखिए हम लोग अपनी तारीख को भूल गए। 2-3 चीज़ें मैं आपसे कहूँगा। जी जी। पहला तो मेरा एक दोस्त है, ऐसे मजाक थोड़ा होना चाहिए, उसने मुझे कहा, मेरा स्टूडेंट भी रहा 2 साल पहले, कि सर अपनी उम्र ना बताया करें औरतों के सामने। तो मैं उसको हंस के कहा कि यार मैं वालदा से छुपा सकता हूँ, बहनों से छुपा सकता हूँ, खाला से छुपा सकता हूँ, खाला की बहनों से छुपा सकता हूँ, जो मेरे दोस्त है भाभी उनसे तो रह कौन गया? तो मैं बिल्कुल अल्लाह ताला जान के अपनी उम्र बताता हूँ। जब बताता हूँ तो मैं नीली छतरी वाले का शुक्र गुजार उसके साथ करता हूँ, और फिर मैं नेवी की जो मेडिकल सर्विस हमें लुक आफ्टर करते हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन फरवरी आई विल बी 91 माशाल्लाह। आई वाज 12 year old नेचुरली बात दिस। और मैं दोपहर का खाना नहीं खाता। नहीं खाते?
ये दोपहर का खाना शोएब, अगर आप थोड़ी हिस्ट्री में जाएं ना, जी जी, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी 2 मील सिस्टम पे थे, सुबह खाते थे और शाम को खाते थे। ये जो दोपहर का खाना ये अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस किया था, ताकि आप 4 चपातियां खाएं, पेट पे हाथ फेरें, लस्सी के 2 गिलास पिएं और सो जाएं। आफ्टरनून में मुल्क की आज़ादी कोई ना सोचे, ये तो नहीं है। यूरोप themselves don't have 3 meals, वो लंच बड़ा लाइट करते हैं। लाइट करते हैं। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, 100 साल रहते थे। सुबह का खाना, शाम को खाना, That's मैं it. दोपहर को तो आई डू द सेम थिंग। ये मेरा नाश्ता है और दोपहर का मैं ऑफिस में अभी भी काम करता हूँ। मैं सरदार तनवीर अलियास के साथ हूँ एज एडवाइजर। आई स्टिल वर्क, जब अल्लाह ताला ने मुझे दिया तो why not? माशाल्लाह माशाल्लाह। और शाम को तवे की 1.5 या 2 चपाती, 1 सालन, सिंपल। और वो कितने बजे खाते हैं शाम का खाना? शाम को हम 8 बजे खा लेते हैं। ठीक है। 8 बजे खा लेते हैं, बट इन बिटवीन मैं फ्रूट खाता हूँ काफ़ी, ठीक है जी। सुबह भी फ्रूट लेता हूँ और मैं अगर हर दूसरे दिन मैं 5 किलोमीटर वॉक और जॉग करता हूँ पोलो क्लब में जाके। 5 किलोमीटर जबरदस्त। वॉक। बिल्कुल, हाँ, 6,500 स्टेप्स माशाल्लाह। हर दूसरे दिन के बाद। एक दिन ठीक है, रिकवरी एक दिन होती है। छोड़ के। हाँ, हाँ, गोली वोली साथ रखते हैं यार इसमें। ये कौन कौन सी गोली खाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा मसला है, इवन 40-45 वंस यू क्रॉस इट तो आप गोलियों पे ही चल रहे होते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है। जो मैंने स्टडी की है, दुनिया में ये कोई नंबर 2 पे है हम या नंबर 1 पे हैं, Diabetes and ओवरवेट। हाँ। आप जिसको देखें, और मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हुए आप सबको सामईन को बताना चाहता हूँ कि मैं मदरसा का पढ़ा हुआ हूँ 1937। सही। फिर मैं इस्लामिया स्कूल में पढ़ा, माशाल्लाह। सब रिलीजियस। मुझे आज तक अपने उस्तादों के नाम याद हैं, मोहम्मद अली साहब, ख्वाजा कमाल साहब, अब्दुल करीम साहब, असलम साहब और कारी साहब। वो फिट थे। जो मदरसा में हमारे हाफिज़ कुरान थे, ही वॉज फिट पर्सन। हमारे साथ फुटबॉल खेलते थे। हाँ, हम नंगे पाँव सब बूट नहीं आए थे, फिट थे। हमारे जितने साथ हमारे साथ फिट थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आजकल आपके इंस्टीट्यूशन में आपके जो उस्ताद हैं वो फिट हैं? दे वर फिट। ये सबसे पहली बात। उसके बाद आप देख लें, कायद आज़म जब पाकिस्तान की मूवमेंट चली, जो हमारे लीडर थे मोरलेस फिट थे। यस। एक आध का, बाकी सारे फिट थे। हमारे बुजुर्ग सारे फिट थे। एंटीबायोटिक तो आई है 1950 में। उससे पहले क्या था? अगर आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन होती थी तो आप गुलकंद उसको कहते थे, गुलाब के फूल के पत्ते देसी गुड़ डाल के वो आप डालें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो ये फार्मास्यूटिकल भी आपके एक चीज़ लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इसको कम करके। जो दूसरी और तीसरी बात मैंने नोटिस की है, मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि आप जैसे 60 साल क्रॉस करके सीनियर सिटीजन बनते हैं, ये 3 या 4 चीज़ें हैं, आपने इनको फॉलो करना है। मैनेज योर टेंशन, मैनेज योर मनी, मैनेज योर टाइम एंड लर्न टू से नो। यस। देखिए जी, जैसे आप बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो पहले अगर 24 घंटे में आपको 10 इशू थे, अब 24 घंटे में 100 इशू हो गए, तो आप उसको मैनेज करें। एक और चीज़ है, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में एक है एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन, एक है वाकई कोई इमरजेंसी हो जाए वो टेंशन। सही। मेरे अपने ज़िंदगी का तजुर्बे ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन है, इसको आप ज़ीरो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आपने कल लाहौर जाना है, जो मेरे जैसा बंदा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन ज़ीरो करना चाहता, वो रात को पेट्रोल डाल लेगा, टायर का प्रेशर चेक कर लेगा, बाकी चीज़ चेक करेगा और ड्राइवर को बता देगा कि मैंने, उसका भी हक है। यस। लेकिन जो टेंशन दूसरी कैटेगरी है, वो गाड़ी में बैठेंगे तो ड्राइवर पूछेगा साहब कितने जाना, और अच्छा 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 अच्छा, वो पेट्रोल उस डालेंगे, उनको देर हो रही है, टायर प्रेशर चेक करें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन। ये मैंने किससे सीखी? अपनी वालदा से। मेरी वालदा को PhD नहीं थी। जब मैं मदरसा जाता था तो मुझे एक रात पहले कहती थी, अपना बस्ता, अपनी एक पॉट दबात चखाल और उसमें शलवार कमीज थी, लटका लो ताकि सुबह तुम्हें कोई फिक्र ना हो।
मैं आज तक शोएब साहब रिटायर्ड हूँ, अगले कपड़े जो है रात को लटका के फिर सोता हूँ। ये एक टेंशन लाइफस्टाइल है माशाल्लाह। हमारे यहाँ। ये एक रैट रेस हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। एवरीबॉडी इज इन हरी, एवरीबॉडी इन हरी। और एक्सरसाइज फिजिकल बहुत कम हो गई है। हमारे बाबे जो थे, मेरे बाबे तो वो तो मेरा मतलब 1890 के पैदा हुए थे। सही। सुबह वॉक करते थे सही। नाश्ते से पहले। ये गलत है, पेट भर के जाओ। नो नो नो, सुबह नहर के किनारे या छोटी नहर जिसको हम रजवा के उसके किनारे नमाज फजर पढ़ने के बाद 3-4 माइल वॉक करते थे, फिर नाश्ता करते थे। ये ब्रिटिश भी यही करते हैं। गुरु, मैं जब डार्टमाउथ नेवल कॉलेज गया तो हमें सुबह 5:30 उठा के, कोई नाश्ता वाश्ता नहीं, डार्ट रिवर में जाके हम पुलिंग करते थे या पीटी करते थे या भागते थे। उसके बाद आके नहाते थे, दांत ब्रश करके शेव वो करके फिर नाश्ता मिलता था। तो ये हम भूल गए हैं, पहले एक्सरसाइज फिर नाश्ता करें आप। यस। हाँ बिल्कुल, ये चंद चीज़ें हैं इधर हमारे यहाँ। आखिरी मेरी बात यह है कि मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि मैंने खालिस फूड एक रेडी वाले से सीखी। जब हम पढ़ते थे, मुझे आज तक याद है, हमारे स्कूल में, इस्लामी स्कूल जंग में, अब्दुल्ला था एक रेडी वाला। सही। तो जैसे बच्चों की आदत होती है, घर से पैसे मार के हमने कबाब ज़रूर खाने। सही। हम जैसे ब्रेक होती थी, अब्दुल्ला चाचा, उसको आवाज़ देते थे। कहना मैं ये चाहता हूँ, उसका गोश्त 100% प्योर, उसका मसाले 100% प्योर, उसकी ईमानदारी 100%। हम छोटे थे, कभी एक्स्ट्रा पैसे देते थे, वापस कर देता था। अभी आप रेडी से खाएंगे राजा बाजार जाके तो लग पता जाएगा। राइट। और आपके खानों में, करियाना में मिलावट बहुत है। और मैं कह के थक गया हूँ कि जी अस्पताल बनाने की बजाय जो वजूहात हैं आपको अस्पताल लेके जाती, उनको कम करो। सही बात। हमारा खाना अल्टरेटेड है, नो चेक। आपके जो मिलते हैं, ये आपकी बेकरी, आप जाएं, आपका गला पकड़ा जाएगा, कोई चेक है ही नहीं। बल्कि आप टीवी के थ्रू इनको बताएं कि जी खाने के जो हमारे करियाना है, आइटम है, किचन आइटम जिस कहते हैं, मिर्च है, मिर्च में तो लाल लाल जो ईंट है उसमें मिक्स होती है। ये जो चाय आपका कहते हैं कि जी रंग आ गया, वो मैं नाम नहीं लूँगा, एक जगह एक फैक्ट्री है, वो बकरे का खून लेके उसको डाई कर देते हैं, रंग बड़ा सख्त आ गया। दूसरी ये जो चिट्टी रोटी है, पढ़ी लिखी ख्वातीन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सबीन, कहते हैं जी चिट्टी रोटी होनी चाहिए। वो भाई चिट्टी रोटी में तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उससे सूजी निकाल ली, मैदा निकाल लिया, छान निकाल लिया, वो तो होनी नहीं चाहिए। मैं पला हूँ डार्क ब्राउन रोटी पे, हमारे घर में आज भी डार्क ब्राउन, जिसमें छान भी होता है, सूजी भी होती है, कोई चीज़ नहीं निकाली गई। अच्छा, हम अक्सर सर ये कहते हैं ना कि पहाड़ों के लोग इतने, उनमें इतनी जान क्यों होती है, वो फिजिकली फिट क्यों होते हैं, चक्की का आटा खाते हैं। हाँ। वो वही लाइफस्टाइल है जो आप बता रहे हैं, पहाड़ों पे चलते हैं, वॉक अपनी पूरी रखते हैं, वो लाइफस्टाइल नहीं होता जो हम शहर वालों को। तो वाकई आपको एक फ़र्क फील होता है दोनों की फिटनेस में? ये पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो 2-3 वजूहत हैं। एक तो पहाड़ प्लेन नहीं है, तो वो चलते रहते हैं, उनका हार्ट एक्सरसाइज करता रहता है। ये मेरे भी अभी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। और पहाड़ों पे अभी तक हमारे मिलावट वाले लोग नहीं पहुँचे, तो वो उधर से लेते हैं। हम जब बचपन में थे, मैं 5-7 साल का था, खेतों में जाते थे, क्या था, बेर, जंगली बेरी से उतार के खाते थे। अब लोग कहते हैं ये जंगली बेर इज द बेस्ट विटामिन, मल्टी विटामिन। हमारे बुजुर्ग जो है मूली खेत से निकाल के खा लेते थे, बिल्कुल, गाजर खा लेते थे, टमाटर खाते थे, फ्रेश, फ्रिज नहीं थे। तो ये चीज़ें, गोश्त वंस अ वीक, ज़्यादा ये ऐसे मारते हैं, ज़्यादा अंडे खाते थे, मुर्गी खाते थे, बिल्कुल, लेकिन 2 मील्स और एक्सरसाइज। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। हमारा फूड पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं अफसोस से कहता हूँ, आई होप समबडी इज लिसनिंग, आप ये जो मिलावट है हमारे खानों में, ये करियाना मर्चेंट में, इनको चेक करना चाहिए। एडिबल ऑयल आपका इंपोर्ट हुआ है, होता है। मैं चेयरमैन केपीडी रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि जिन टैंक्स में ये स्टोर होता है क्या होता है। ओके। तो ये सब खाने की चीज़ें देखना चाहिए। सब लोग एवियन का वाटर तो नहीं कर सकते, जाहिर है।
कुएं में आपके पानी की मिलावट आ गई है, गटर से पानी मिल गया है, ये बेसिक आइटम देखें। अस्पताल कम बनाएं, उनकी वजूहात को आप दूर करें। सही बात है, और ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा, स्पेशली जो पानी वाली बात आपने की कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन आ रहा है, उसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आप भले बॉटल वाटर पी लें, लेकिन जब आप नहा रहे हैं, जब आप वजू कर रहे हैं, आप कुल्ली कर रहे हैं, तो वो आप गंदे पानी से कंज्यूम तो कर महफूज रहे हैं नहीं ना किसी ना रह किसी सकते। तरीके से। अच्छा, आपने जो अपनी नीज की बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, नॉर्मली हम ये देखते भी हैं कि विद एज डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अब ठीक है आपकी एज हो गई है तो अच्छा, वो good. वेयर एंड टेयर हो गया है। घुटने के ये ऑफ कोर्स थैंक्स टू अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरे थैंक्स इज टू रोशन खान, जहांगीर खान जो हमारा चैंपियन, उसके फादर, ओके, वो भी वर्ल्ड चैंपियन थे। बिल्कुल। और उनके क्या इनको उर्दू में घुटने क्या कहते हैं? घुटने। घुटने, हाँ, वो घुटने में घुटने, वो घुटनों की वजह से 2 चैंपियनशिप थे। मैं उनके साथ स्क्वाश खेलता था। ओके, मैंने स्क्वाश रोशन खान का भी खेला और मैंने स्क्वाश जहांगीर खान के साथ भी खेला जब वो 12 साल का था। माशाल्लाह। तो रोशन खान के घुटने, तो मैंने कहा उस्ताद बताओ, उस्ताद कहते थे हालांकि मैं, ये कैसे है? तो उसने मुझे एक ट्रिक बताया कि घुटने की जो सपोर्ट है वो ये मसल है नीचे, ओ काफ मसल। हाँ, ये मसल। सही। तो मैं तकरीबन 75 तक 5 किलो इधर लटका के ऐसे एक्सरसाइज करता था, इसको करता करे 5 किलो डब्बे में एक रेत डाल के करता था। फिर जब मैं 85 हो गया तो अभी मैं जॉगर के साथ ये एक्सरसाइज करता हूँ। ओके, ये मेरे घुटने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। इधर का एक्सरसाइज जबरदस्त। मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली इधर नहीं है, ये तो मसल इसको करना चाहिए। वो 2-4 एक्सरसाइज मैं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जबरदस्त। मेरे घुटने ठीक है, मैं थोड़ी बहुत होती है, नीक है, पहन लो, ये कर लो, हल्का फुल्का चलता है। आखिरी मिनट है सर, एक छोटा सा सवाल, चूंकि आपकी जिंदगी का तजुर्बा है माशाल्लाह, जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है? देखिए, अगर मैं ये कहूँगा कि पैसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है तो मैं गलत बयान नहीं करूँगा। पैसा होना चाहिए, लेकिन आपको हवस नहीं, लालच नहीं होना चाहिए। मेरी वालदा ने मुझे एक बात बताई थी और मैं कोई 4 साल का था कि बेटे, जब तुम सफ़र कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी अपाहज को देखो जिसकी टांग नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उसी वक्त इनसाइड अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि मैं इससे बेहतर हूँ। हमारी ओल्ड मदर्स प्लेड अ लॉट पार्ट। ठीक है जी। अभी आपका सवाल क्या था? ये इसको कि पैसा कितना जरूरी है और पैसा क्या खुशी देता इतना है? होना चाहिए कि आप कंफर्ट में हो। को मुझे 10 एक घर होना चाहिए यार, आई फॉट दिस थिंग। मैंने अब जिंदगी देखी है, मौत देखी है, तो मेरा हक बनता है और मुल्क ने, मेरी सर्विस ने बड़ी हेल्प की है। एक होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। अब मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, आई हैव टू टेक ए ड्राइवर, लेकिन अंधे पैसे का फायदा कुछ नहीं। बिल्कुल सही। ये रेड रेस है, आपको और बीमार करेगी। रैट रेस में ना पड़े, हाँ कंफर्टेबल लाइफ के लिए ज़रूर काम करें। बाकी अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, जिस तरह अहमद साहब ने किया है कि जिस तरीके से एक्सरसाइज एट दिस एज माशाल्लाह, वॉक करना, खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करना, 2 वक्त की रोटी की बात होती रही, वाकई बड़ा दुरुस्त बात है। ये होती 2 वक्त की रोटी की बात है, खाते हम 4 वक्त का खाना है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, अल्लाह सलामत रखे। हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे मुलाकात करके। और एक बात मैं भूल गया, अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आप लोगों की हेल्प कर दें। किसी के बच्चे की फीस दे दें, कोई शादी करा दें, ये करा दें, लेकिन चुप के कराएं। दिखावे में ना करें। दिखावे में ना करें, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता भी ना चले। वेरी राइट। अहमद साहब वंस अगेन बहुत शुक्रिया, सलामत रहें सर। ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम बड़ा कुछ सीखते हैं आपसे, एक एक लफ्ज़ से। नाज़रीन, अपना फीडबैक आज के शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा और इन्वेस्ट करें अपनी ज़िंदगी में, अपनी हेल्थ पे सबसे पहले, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अल्लाह हाफ़िज़।